बहुत सी सरकारों में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। सरकार की जो पॉलिसीज होंगी वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होंगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। राहु केतु ग्रह मंडल के राजा सूर्य पे भी भारी पड़ते हैं। और मिथुन वालों के लगन में इसमें शुक्र और गुरु चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है उनके लिए। उनके दशम में शनि जी चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन बनी हुई है। ये लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम इनको बहुत फेवरेबल है। सुखों में कमी करता है, सफलताओं में वृद्धि करता है। क्यों ऐसे? आई एम श्योर कि जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में है उनका ये क्वेश्चन होगा कि सुख क्यों कम होंगे अगर सन फर्स्ट में है तो। तुला वालों की तो लॉटरी निकली हुई है इस समय। वाह। वो जो चाहे डिसीजन ले लें, सिर को ढकने से राहु और सूर्य दोनों के प्रभाव बड़े अच्छे मिलते हैं, ये नोन फैक्ट है। किस हद तक सही है एक अच्छे प्लैनेट की जो कि अच्छा खासा आपकी कुंडली में बैठा है उसका आप दान कर रहे हैं जाके और रेमेडीज कर रहे हैं? हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, सूर्य 17 अगस्त 2025 को ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी खुद की राशि सिंह राशि में। और क्या इंटरेस्टिंग इस चीज़ को और बनाता है वो ये बात है कि केतु ऑलरेडी वहाँ विराजमान है, तो मतलब सूर्य और केतु की युति होने वाली है। क्या कुछ बड़ा होगा इस युति से? ग्लोबली इस पर क्या इम्पैक्ट होगा? पहले क्या हुआ है? और आज के इस पॉडकास्ट में हमने स्पेशली ये डिस्कस किया है कि हर राशि के लिए ये जो युति हो रही है ये क्या लेकर आने वाली है, और ये हमने चंद्र राशि के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। तो पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, और जानिए कि आपके लिए युति क्या कुछ लेकर आने वाली है, क्या रेमेडीज आपको करने की जरूरत है। क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो अपनी रेमेडीज के लिए आप सबको बहुत पसंद आते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और लाल किताब एक्सपर्ट भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी राकेश कथुरिया सर का। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सर, हमारे जो पिछले वीडियोस गए गोचर वाले, इतने सक्सेसफुल वो वीडियोस गए, बहुत ही उन्हें पसंद किया लोगों ने, बहुत सारे व्यूज़ आए उन पे, बहुत सारे कमेंट्स आए, और लोग आपको इतना पसंद करते हैं रेमेडीज़ के लिए स्पेशली। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हैं। और हमारी भी हर पॉडकास्ट में यही कोशिश होती है कि हम ऐसी कुछ जनरल बातें बताएं जिससे लोगों का लाभ हो और उनका जीवन अच्छा हो। जी बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट भी मेरे व्यूअर्स के लिए उतना ही इंसाइटफुल और उतना ही यूज़फुल होने वाला है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम सूर्य के गोचर की बात करने वाले हैं। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जा रहे हैं, अपनी ही राशि है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन कैच ये है कि केतु महाराज भी वहाँ विराजमान है, तो सूर्य और केतु की युति बन रही है। दोनों बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक से, स्पिरिचुअल से प्लैनेट हैं। तो सर, मैं हर राशि के लिए आज ये जानना चाहूँगी कि ये जो गोचर है और ये जो युति है ये क्या लेकर आने वाली है, और साथ ही साथ मैं ग्लोबल इम्पैक्ट भी जानना चाहूँगी कि ग्लोबली जब पहले कभी ऐसा हुआ है तो क्या हुआ था, आने वाले अब समय में क्या होगा। तो आज सूर्य पर ही पूरी चर्चा होने वाली है, तो हम हर राशि से शुरुआत करेंगे और ये हम चंद्र राशि के बेसिस पर करने वाले हैं। तो जो आपकी चंद्र राशि है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी राशि के लिए ये युति क्या लेकर आने वाली है इसे जानिए आज के इस पॉडकास्ट से। तो सर, सबसे पहले तो मैं सूर्य और केतु की युति को ही समझना चाहूंगी कि जब कभी ऐसा होता है तो क्या बड़ा होता है। देखिए, जो सूर्य भगवान हैं वो हमारे साक्षात भगवान हैं, प्रतिदिन हमें दर्शन देते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि दिन बदल गया, नया दिन है? जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्योदय होता है, तो हमें पता लगता है कि दिन का प्रारंभ हो गया जी। सूर्यास्त हो जाता है, दिन खत्म, रात्रि चालू। और सूर्य भगवान ग्रह मंडल के राजा हैं, और लाल किताब के हिसाब से इनको भगवान विष्णु माना गया है, जो जगत के पालनहार हैं। और इनकी ऊर्जा से जो परिवर्तन आते हैं मौसम के, मानव का जो जीवन चलता है, जो वनस्पतियां पनपती हैं, मतलब ये हर प्राणी को प्रभावित करते हैं। बिना सूर्य के हम इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और
माइथोलॉजिकली ये कश्यप ऋषि की संतान है और इनकी माता आदिति हैं। इन्हें आदित्य भी कहा जाता है और ये ग्रह मंडल के राजा हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं जी। जो भचक्र की 5वीं राशि है। और जब भी आपने देखा होगा उसको एक शेर के फोटो से उस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। जंगल का राजा भी शेर होता है, तो ये सिंह राशि के स्वामी हैं। अब इनकी राशि में ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है, ना तो कोई ग्रह नीच का होता है। राजा राजा होता है और उसकी दृष्टि में उसकी प्रजा सारी एक समान है। बिल्कुल। इसलिए ये एक ऐसी राशि है कि जिसमें सब ग्रह का, सभी ग्रहों का आदर है, ना कोई उच्च का है ना कोई नीच का है। यस। और ये सदैव चलते रहते हैं, एक दिशा में चल रहे हैं, एक अनुशासन से चल रहे हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। और ये जो है अनुशासन के, प्रशासन के, धर्म के, न्याय के कारक हैं। ये किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, ये पूर्ण संसार के हैं, मानव जाति के हैं। और जब ये प्रकाश और ऊर्जा देते हैं तो ये सबको देते हैं, कोई जाति धर्म या इस तरह की कोई उनकी भेदभाव की नीति नहीं है। और इसीलिए हमें प्रतिदिन सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए सूर्योदय के समय। उससे हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है, हमारी विल पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और साइंस ने भी प्रूव किया है कि विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों को, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और ये पूरे जो काल पुरुष की कुंडली हम मानते हैं, उसके पहले घर के कारक सूर्यदेव, यानी पूरा आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो सूर्यदेव का है। विशेष रूप से राइट आई, दाहिनी आंख और हड्डियों पे तो इनका पूरा कंट्रोल है। और जब ये उदित होते हैं लालिमा लिए हुए, इनको अरुण भी कहा जाता है और इनका रंग लाल माना जाता है। इनके जो पदार्थ हैं, गेहूं और गुड़, लाल रंग के वस्त्र, पर चमकीले नहीं। चमकीले वस्त्र जो हैं वो बदमंगल के हो जाते हैं, साधारण लाल। और इनका जो रतन है माणिक्य है, रूबी है। और ये पूर्व दिशा के कारक हैं। ईस्ट होराइजन से ये पूर्व दिशा से उदित होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। और दोपहर के समय जब ये सिर पे होते हैं, दशम लगन, सूर्य जो दशम में बहुत प्रबल हो जाते हैं, लगन में बहुत प्रबल होते हैं। जब ये लगन में होते हैं तो ऐसे जातक जो है जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन जीवन में उनको सुख नहीं मिल पाता है। जब ये पंचम में होते हैं तब भी ये बहुत उन्नति करते हैं और राजकीय संपर्क से ये जीवन में बहुत प्रगति कर जाते हैं। 10वें का सूरज, 10वां जो है पार्लियामेंट है, असेंबली है, राज सिंहासन है। 10वें के सूर्य वाले बहुत उच्च पदों पे मिलते हैं और बड़े बड़े राजनेता होते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी जबरदस्त होती है जी। और अगर हम सीखें तो सूर्य से हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं, अनुशासन। इसके उगने का समय और अस्त होने का समय फिक्स है हमेशा। और कभी ये नहीं कहते नहीं आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो मैं नहीं उठूंगा। उन्होंने कभी कहा सृष्टि इधर से उधर हो जाएगी, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं हम। और जो मैंने बताया, जब ये शुभ फल नहीं दे रहे हों तो इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, माणिक्य। और अब बात करते हैं जो आपने कहा है कि सूर्य अपनी राशि में आएंगे 17 अगस्त को और केतु के साथ योग करेंगे। तो सूर्य अपनी राशि में बहुत प्रबल होते हैं और इसी में यही इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि उच्च राशि मेष है। और जब भी सूर्य केतु या राहु के संपर्क में आते हैं तो इनको ग्रहण लगता है, ग्रहण दोष होता है, क्योंकि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं। और आपको अगर ध्यान हो
अभी आने वाले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो कुंभ राशि में लगेगा, और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है जो कि कन्या राशि में लगेगा। अब जब केतु लगन में होता है लाल किताब के हिसाब से, सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो वो उच्च का होता है। केतु अगर छठे घर में है तो भी सूर्य के उच्च के प्रभाव आपको मिलेंगे, जबकि वैदिक के हिसाब से ये तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। बिल्कुल। और लाल किताब में अगर 7वें पक्के घर में तो नीच के हो जाते हैं। अब केतु के साथ मिलेंगे तो सूर्य जो है पीड़ित हो जाएंगे। केतु साथ में, और उनको जो सामने से देख रहे हैं राहु देख रहे हैं। बाकी ग्रहों को सूर्य भगवान जो है अस्त करते हैं, उनके नजदीक आते हैं तो उनके असर को खत्म कर देते हैं, वो अस्त हो जाते हैं, कम्बस्ट हो जाते हैं 13 डिग्री के रेंज में जैसे ही आते हैं। लेकिन राहु और केतु को ये अस्त नहीं कर पाते, वो इनको ग्रहण लगा देते हैं। यानी राहु केतु ग्रह मंडल के राजा सूर्य पे भी भारी पड़ते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हर पार्लियामेंट में अपोजिशन किस तरह से रूलिंग पार्टी को लपेटती है। तो ये वो हैं। अब इसमें सिंह राशि में जब आएंगे, राजा की राशि, राजा के घर में ऑलरेडी केतु बैठ गया, तो उनके प्रभाव कम होंगे। ओके। उनके प्रभावों में कमी आएगी। जितना उनको अपना बल दिखाना है नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनके बल का हनन राहु और केतु ने कर दिया। तो आप देखेंगे कि 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच जब सूर्य सिंह के अंदर होंगे तो बहुत से राजाओं को संकट आएगा। विश्व में, यह मंडेन अफेयर की बात कर रहे हैं, बहुत सी सरकारों में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। सरकार की जो पॉलिसीज होंगी वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होंगी, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जो विश्व में अगर हम राजाओं के राजा माने तो वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होते हैं, जो हर कंट्री को दिशा निर्देश देते हैं कि आपने इस कंट्री से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और ये हो रहा है। तो राजाओं की जो पोजीशन है वो बड़ी अनसर्टन हो जाएगी, और ये भगवान ना करे कि हो किसी छत्र भंग कहते हैं, कोई सरकार गिर सकती है, किसी राजा की जान को आंच आ सकती है। यह मंडेन अफेयर में बात कर रहे हैं। ये समय राजाओं के लिए, सरकारों के लिए, सरकारी पॉलिसीज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ग्लोबली ये इम्पैक्ट होगा इसका। तो अब हम सर हर राशि पे मूव करते हैं, जैसा कि मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। हाँ। जिनकी चंद्र राशि मेष है उनके लिए ये सन का ट्रांजिट, ये सूर्य और केतु की युति क्या लेकर आने वाली है? उनके ये पंचम भाव में आएगा जी। और मेष राशि का स्वामी मंगल है जो कि सूर्य का मित्र है। उनके पंचम भाव में आएगा, ये विद्या का स्थान है, ये जो है आपकी अथॉरिटी है, आपका हायर एजुकेशन भी है, रोमांस भी है, संतान का घर भी यही है। तो इसमें इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे संबंधित आ सकती हैं। जो पॉलिटिक्स में बड़ी पोजीशन पे हैं उनको अपने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएंगी, विरोध का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में किसी न किसी तरह की रुकावट डाल सकता है, और जो प्रेमी जोड़े हैं उनके जीवन में भी ये तूफान ला सकता है। अब इसके लिए जो उपाय हैं बहुत ही सरल हैं। हर जगह लाल किताब ये कहती है कि नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक्स का सेवन मत करें, और अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको, आप पारिवारिक रीति रिवाजों को मत छोड़ें। 5वें घर में आया है, सूरज को प्रबल करना है, केतु के साथ है, ग्रहण लग गया है। अब सूरज का जो प्राणी है वो बंदर है। ओके। तो आप जहाँ बंदर होते हैं वहाँ गुड़ और गेहूं ले जाइए संडे के दिन, और वहाँ रख दीजिए। बंदर ये खाएंगे, आपके सूर्य के जो प्रभाव हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। तो इतने से आपको ये सुविधा आ जाएगी। और आप रिकॉल कीजिए कि जब यूक्रेन पे रशिया का हमला शुरू हुआ था तो वहाँ भारत के बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि वार की सिचुएशन हो गई, तो वहाँ से उनको निकाला गया। तो ये योग इस तरह से बनता है, पढ़ाई में किस तरह से
मुंडेन अफेयर में देखिए कि हजारों स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है सर, इसी से अब हम अगली राशि वृषभ की बात करते हैं। तो जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, उनके लिए ये गोचर क्या लेकर आने वाला है? देखिए उनके चतुर्थ भाव में आएगा। जी। चतुर्थ भाव चंद्रमा का पक्का घर है और उसमें ये अग्नि तत्व का ग्रह पहले ही केतु के साथ है और ठंडा हो जाएगा, यानी प्रभाव उसके बिल्कुल छिन्न हो जाएंगे। इसको लाल किताब के एंगल से बोलते हैं अंधे ग्रहों का टेवा। ओके। अब अंधे हैं तो इनको जागृत करना है। इसके लिए इनको 10 अंधे लोगों को भोजन करवाना चाहिए। ज़्यादा को करवाएं तो कोई हर्ज नहीं, और हर संडे को करवाते रहें। इससे जो उनके जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इससे इनका सूरज ठीक होगा। अपने गले में एक तांबे का सिक्का, होल वाला, पुराने सिक्के होते थे, खाकी धागे में डाल के अपने गले में डाल लें। इतने से इनका सूरज ठीक होने लग जाएगा। हमेशा लाल किताब ये कहती है नॉन वेज एग्स और ड्रिंक्स का सेवन मत करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। तो ये लाल किताब की आचार संहिता है, वो पालन अगर हम साथ में करते रहेंगे तो उपायों का बहुत शुभ प्रभाव मिलेगा। ओके। इसी से मिथुन राशि की बात करते हैं, उनके लिए क्या? मिथुन राशि के लिए ये बहुत शुभ है। पराक्रम भाव में आ रहे हैं और दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो उनको ये बड़े अच्छे परिणाम देंगे। और मिथुन वालों के लगन में इसमें शुक्र और गुरु चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है उनके लिए। उनके दशम में शनि जी चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन बनी हुई है। ये लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम इनको बहुत फेवरेबल है। और जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह के लिए भी ये काफ़ी फेवरेबल पीरियड हो जाता है। इस वजह से इसमें क्या है, लाल किताब के हिसाब से अगेन सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। सर ये रेमेडी तो हर प्लैनेट के लिए, हर राशि आएगी, के लिए है, ये लाल बिल्कुल किताब की संहिता है। स्टैंडर्ड रेमेडी। और अपनी दादी या नानी के चरण छू के रोज आशीर्वाद लें। यहाँ दादी और नानी को बहुत महत्व दिया गया है तीसरे घर के लिए। सर इसी से हम कर्क राशि की बात करते हैं, उनके लिए ये गोचर सेकंड हाउस में जाएगा। जी हाँ, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है, और सेकंड हाउस जो है वो मंदिर है, धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो इसमें भी इसके प्रभाव ठीक ठाक रहेंगे, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है। और उसके लिए ये लगातार मंदिर जाएं और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, और विशेष करके रविवार को शनि की चीज़ें मंदिर में दें, जैसे साबुत नारियल, नारियल का तेल, साबुत बादाम, ये मंदिर में चढ़ाते रहें। इससे ये गोचर इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके धन में वृद्धि होगी, इनके परिवार में खुशियां आएंगी, इनके जो कारोबार हैं वो और ज़्यादा अच्छे निखर के आएंगे। और इस समय जो कर्क राशि है उसकी ढैया भी समाप्त हो चुकी है, और उसके द्वादश भाव में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं। तो इस समय उनकी विदेश यात्राएं होने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि धन का खर्चा होना है। तो जब सूर्य और केतु धन भाव में आए हैं, ये उपाय करने से धन में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, और कोई विदेश व्यापार है उसमें सर्टनली सक्सेस मिलेगी। ओके। इसी से हम सिंह राशि की बात करते हैं, उसमें तो सूर्य गोचर ही कर रहे हैं और ये फर्स्ट हाउस में होगा। हाँ, ये फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, तो ये फर्स्ट हाउस उनके खुद का है, खुद उसके मालिक हैं, तो इसमें वो कारक भी होते हैं, तो इसमें उनके फल अच्छे ही मिलेंगे। किसी तरह की नेगेटिविटी इसमें नहीं आती है। और इसमें भी यही कहते हैं कि सूर्य भगवान को आप जल देते रहिए, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉन वेज एग से ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि ये संहिता तो आनी ही आनी है सूर्य भगवान की, और ये फल अच्छे देंगे। आपके स्वास्थ्य की कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है पूरे शरीर के कारक हैं।
कोई रोग था, कोई स्वास्थ्य की समस्या थी, या कोई आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कार्य था, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ओके। केतु भी उसमें आपको सहयोग देंगे, क्योंकि जब केतु पहले घर में बैठते हैं तो सूर्य के प्रभाव अच्छे हो जाते हैं। तो ओह! केतु भी पहले घर में, सूर्य भी पहले घर में, सूर्य इसके कारक हैं, और केतु फर्स्ट में होता है तो सूर्य वैसे ही बली हो जाते हैं। तो ये भाव का पक्के घर का प्रभाव मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे सिंह राशि वालों को। सर, आपने जब अभी इसी वीडियो में जब आप मुझे सूर्य के बारे में बता रहे थे, तो आपने ये कहा था कि सूर्य फर्स्ट हाउस में वृद्धि तो बहुत लेकर आता है, बट थोड़ा अच्छा नहीं होता। नहीं, सुखों में कमी करता है, सफलताओं में वृद्धि करता है। क्यों? ऐसे आई एम श्योर कि जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में है, उनका ये क्वेश्चन होगा कि सुख क्यों कम होंगे अगर सन फर्स्ट में है देखिए, तो? सूर्य सप्तम भाव को भी देखता है, जो कि पति पत्नी का स्थान है। और जब सूर्य राजा जो है ना, बहुत अनुशासन में रहता है, वो जनता की ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। तो वो जनसेवा में रहता है, और इसी कारण से जब भी सूर्य प्रथम भाव में होगा, सक्सेस बहुत होगी, नेम फेम बहुत होगा, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा ऐसा जातक। इस वजह से उसके सुखों में कमी हो जाती है, उसके जो सबसे पर्सनल रिलेशन है उसमें कमी आ जाती है। ओके। इसी से हम कन्या राशि की बात करते हैं, उनके लिए युति क्या कुछ लेकर आने वाली है? अभी कन्या राशि के लिए ये द्वादश भाव में है। द्वादश भाव खर्चे का स्थान है, और कन्या राशि वालों के बिल्कुल सप्तम भाव में, मीन में शनि देव जी भी चल रहे हैं। उनकी पूरी दृष्टि है कन्या राशि पे, हालांकि मित्र दृष्टि है। 12वें में आए हैं, ये जो है खर्चा करवाएंगे। खर्चा किस में कराएंगे? कोई इनको जो पेनल्टी लग सकती है किसी तरह की, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी होती है ना, पता लगा कि जा रहे हैं, गाड़ी का ही चालान हो गया, उसी में पेनल्टी हो गई। छोटी से छोटी ये कह सकते हैं, और बड़ी अगर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है तो फेवरेबल नहीं होगा। फॉरेन ट्रेवल इनके हो सकते हैं, इनके भी कारोबार में और अच्छा हो सकता है, लेकिन खर्चा जरूर होगा इनका बड़ा। और इसके लिए लाल किताब जो उपाय बताती है, कहते घर में आंगन रखो। अब आजकल फ्लैट्स हैं, बिल्कुल। आंगन वाले घर तो होते ही नहीं, अब ये उपाय कैसे हो? दूसरा ये कहते हैं कि आप मैकेनिकल वर्क मत करें। तो ये तो सिर्फ जो मैकेनिकल काम करते हैं उनके ऊपर लागू होता है। अब वो जो करते हैं वो तो करते रहेंगे, चाहे सूरज कहीं भी आए। पर हाँ, जब उनके 12वें आएगा तो उनके काम में इसका नेगेटिव अफेक्ट जाएगा। जैसे जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा क्लियर आता है कि 12वें सूरज के लिए घर में आंगन होना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी तो आंगन में ही आती थी ना पहले, आजकल आंगन है ही नहीं। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, कोई वीज़ा रुका हुआ है वो मिल सकता है। और इनके 10वें भाव में गुरु और शुक्र हैं, वो सक्सेस देंगे। तो ओवरऑल सारी प्लेनेटरी पोजीशन को देखें तो ये बेनिफिट में है। सर, इसी से तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है इस गोचर की वजह से? तुला के लाभ स्थान में आएंगे, एकादश भाव में। तो एकादश भाव में इनका आना बहुत अच्छा है, लाभदायक है। और तुला वालों के लिए इस समय पे जो शनि की पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है, छठे घर में है, वो भी पॉजिटिव है। 11th में ये पॉजिटिव है, और 9वें भाव में गुरु और शुक्र पॉजिटिव हैं। तो तुला वालों की तो लॉटरी निकली हुई है इस समय। वाह। वो जो चाहे डिसीजन ले लें, जो चाहे लॉन्ग ट्रैवल कर लें। अगर उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो ये समय उसमें बहुत फेवरेबल है, नए क्लाइंट जोड़ने के लिए, नए एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि 11वें घर में सूरज बहुत प्रबल होते हैं। बट अगेन कंडीशंस अप्लाई, नॉनवेज एग्स ड्रिंक्स का बिल्कुल प्रयोग मत करें। जितने फल आपको मिलने हैं, मान लो 100% उसके फल मिलने हैं, यूज करते ही 50% तो माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल पक्का ध्यान रखना है। सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। गले में एक तांबे का सिक्का
खाकी धागे में डाल के धारण करें। अब बताइए ये सिक्के की क्या कीमत है? कुछ नहीं, लेकिन इसके फल अद्भुत हैं। लेकिन 11वें घर में एक और बात कही जाती है कि एक बकरी या बकरा आप खरीद के किसी योग्य व्यक्ति को दान करें जो उसका पालन करे, ऐसा नहीं कि उसको काट दे। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है। मान लीजिए बकरी का आपने दान किया, जो बकरियां पालते हैं वो उसको पालेगा, उसका दूध पिएगा, बेचेगा, अपना उस बिजनेस कर रहा है। तो ये अगर बकरी आपने दान दे दी तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे, और मैंने कईयों को करवाई है, उनके अटके हुए काम क्लियर हो गए इतने से। इवन कोर्ट केसेस, क्योंकि 11वां घर जो है वो कोर्ट है, अगर कोर्ट केसेस कोई फंसे हुए हैं, आप ये उपाय कर दीजिए, आपके फेवर में निश्चित है कि फैसला होगा। इसी से एक और मंगल की राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो जिन लोगों की राशि स्कॉर्पियो है उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? जिनकी स्कॉर्पियो है उनके लिए बहुत अच्छा है, मंगल की राशि है, और ये 10वें भाव में आ गए। ग्रह मंडल का राजा अपने जो पक्का घर है शनि का, लेकिन कारक ये भी है वहाँ, ये राज सिंहासन है। तो यहाँ जब वो बैठेंगे तो बड़े शुभ फल मिलेंगे। तो जिन पॉलिटिशियंस के अधिकारियों के 10वें में आ रहे हैं तो उनका एलिवेशन तो निश्चित है, प्रमोशन हो सकता है, उनको जो है और अच्छी असाइनमेंट मिल सकती है, उनको फॉरेन के टूर भी मिल सकते हैं। इतना इस समय ये फेवरेबल है, क्योंकि जो मंगल हैं वो कन्या राशि में चले गए हैं, तो उनके राशिपति लाभ स्थान में आ गए, वो भी लाभ देंगे। ये जो है सिंहासन से, सत्ता से लाभ देंगे। लेकिन कंडीशन से अप्लाई कि वाइट आपको कैप पहनी, यानी सिर को सफ़ेद कपड़े से ढक के रखना है, और उससे आपको सूर्य के प्रभाव बहुत शुभ मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं, मोदी जी के बाल सफ़ेद हैं, तो सूर्य अपने आप सफ़ेद कपड़े से नहीं तो सफ़ेद बालों से ढका गया। एक हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ज्ञानी जैल सिंह जी, आप पुरानी फोटो देखेंगे, वो सफ़ेद तो पगड़ी धारण करते थे, पूरे सफ़ेद वस्त्र होते थे। और उनके बचपन की हमने एक कहानी सुनी है कि वो बहुत गरीब घर से थे, कारपेंटर थे, तो अपने पिताजी को हेल्प करते थे कारपेंट्री में। तो कहते हैं कोई लाल किताब वाला वहाँ से निकला, देखा उसने, और उसके पिताजी को बोला कि ये बच्चा राजा बनेगा, नोट कर लो मेरी बात। तो हंसने लगे, कहते यहाँ रोज तो दिहाड़ी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, राजा कहाँ से बन जाएगा ये, मैं तो इसको पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। कहते नहीं, ये राजा बनेगा, पर आप मेरी एक बात मान लो, इसकी हमेशा जो ऊपर पगड़ी बांधता है ना, सफ़ेद रंग की बांधना, हमेशा सफ़ेद रंग की। उन्होंने उसके हाथ से देख लिया कि इसके 10वें में सूरज है। और ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और वो पूरे वस्त्र ही सफ़ेद पहनते थे, उनकी पगड़ी सफ़ेद होती थी। इतना जबरदस्त प्रभाव है कि 10वें घर में अगर सूर्य है किसी की कुंडली में, और वो सिर को सफ़ेद कपड़े से ढक के रखते, कैप पहने, पगड़ी पहने, जो भी है। और आप ध्यान दीजिए, हमारे प्राचीन काल में किसी का सिर नंगा नहीं होता, सब पगड़ियां बांधते थे, चाहे किसी भी रंग की। सिर को ढकने से राहु और सूर्य दोनों के प्रभाव बड़े अच्छे मिलते हैं, ये नोन फैक्ट है। तो ये 10वें वालों के लिए अगर वाइट कैप लगाते हैं गोचर में भी, और अदरवाइज अगर उनके है तो उनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे जी। इतने से। और सूर्य को जल देते रहें। इसी से हम जुपिटर की पहली राशि की बात करते हैं, धनु। तो जिन लोगों की राशि धनु है उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? धनु के ये भाग्य भाव में आ गया 9वें स्थान में, और 9वां भाव जो है वो लंबी यात्राओं का है, हमारे पूर्वजों का है, जो हमारे बड़े हैं घर में उनका है, और आपको हर तरह से ये भाग्य में वृद्धि करने वाला है। तो उनको इस गोचर से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है 9वें भाव के सूर्य से। और करना क्या है, सूर्य को जल देते रहें, और सूर्य की वस्तुओं का जो है दान मत करें। दान मत करें? हाँ, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान मत करें।
तो और जो है सूर्य के कलर कौन से हैं, उगते सूरज लाल होता है, केसरिया होता है, उसके रंग के वस्त्र धारण करें तो इनका तो भाग्य बहुत खिल के आएगा। और केतु भी नवम भाव में बड़े शुभ फल देता है, नेकी का फरिश्ता भी है ये। सर इसी से हम शनि की पहली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है? मकर राशि के लिए वो शनि की राशि है, सूर्य उसके पिता हैं, लेकिन पिता पुत्र की तो बनती नहीं है, उनके अष्टम में आया है, मृत्यु भाव में। अब वहाँ सूर्य और केतु जो बैठे हैं मकर वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। और उनके जो राहु जी जो बैठे हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, कुंभ राशि में। और उनके जो गुरु जी बैठे हैं वो बैठे हैं छठे घर में जी। गुरु और शुक्र, यानी छठे में गुरु शुक्र हो गए, दूसरे में राहु हो गए, आठवें में सूर्य केतु हो गए। तो उनका ये गोचर अच्छा नहीं है। अब अच्छा नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके जो है सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। और सूर्य की वस्तु है गेहूं, गुड़, तांबा। उसको 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ और तांबे का एक कोई बर्तन लाल कपड़े में बांध के संडे के दिन, रविवार के दिन मंदिर में हनुमान जी को समर्पित कराएं। और उससे इनका ये जो नेगेटिविटी है, दोष है, काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाएगा जी। बहुत सरल उपाय है। सूर्य की वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा गरीबों में भी आप ये देना चाहते हैं मंदिर के अलावा तो आप दीजिए, जितना देंगे उतना आपको इसका रिटर्न मिलेगा। इसी से हम सेकंड लास्ट राशि की बात करते हैं। शनि की एक और राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ के लिए भी लागू होता है, शनिदेव जी की राशि है। यस। और जो हैं ये उनके पिता हैं, सप्तम भाव में आ गए हैं बिल्कुल सामने। और कुंभ में राहु बैठे हैं, पीड़ित हैं। तो ये जो स्थान है पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, इसमें इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये प्रॉब्लम से इनको निजात पानी है तो सूर्य के मंत्रों का जाप करें और सूर्य को जल दें। और ये भी सूर्य की वस्तुओं का दान करें। और सूर्य जब आएंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक प्रतिदिन रात्रि को जो चूल्हे की आग है उसको दूध से बुझाएं लगातार। रात को मान लीजिए 8-9 के बीच में घर में खाना बनता है, उसके बाद जो सबसे छोटा बर्नर है उसको सिम पे रखिए, अंजलि में दूध लीजिए, उसके ऊपर डालिए, वो बुझ जाएगा। एक बार में नहीं बुझेगा, दोबारा डालिए, बुझ जाएगा। फिर उसका वाल्व बंद कर दीजिए, भूलना नहीं है, अदरवाइज वो गैस लीक होती रहेगी। क्योंकि आजकल पुराने स्टाइल के चूल्हे तो हैं नहीं, सबके घर में गैस है और 3-3 4-4 बर्नर होते हैं उसमें। तो आपने बुझा दिया, लेकिन उसके बाद उसका वाल्व बंद करना है और उसको अगले दिन मॉर्निंग में साफ करके यूज करना है। ये वाली रेमेडी क्यों सर? ये रेमेडी ये है कि आप सूरज जो है आग का जलता हुआ गोला है और आपने जो दूध से उसको ठंडा किया, मैंने कहा ना कर्क राशि में है तो वो ठंडा हो गया। दूध क्या है? चंद्रमा है, कर्क राशि का मालिक है। आपने उस पर चंद्रमा डाल दिया आग पे, सिंबॉलिक है। आप आसमान में नहीं उसको कुछ कर रहे, अपने गैस पे, अपने किचन में कर रहे हैं। तो वो सूर्य का जो दुष्प्रभाव 7वें घर में आना है वो नलीफाई हो जाएगा जी। और एक उपाय है, 7 तांबे के चकोर टुकड़े, स्क्वायर पीस इक्वल साइज के लेके संडे के दिन सुबह सुनसान जगह, लोनली प्लेस में गड्ढा खोद के जमीन में दबा देना है। इससे आपको इसके दुष्प्रभावों से बचाव होगा, नहीं तो ये दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये संबंधों में विच्छेद करा देता है, शादी में होने वाली उसमें डिले या रुकावट कर देता है, और साथ में केतु भी हैं। तो ये उपाय करने से आपका ये दोष दूर हो जाएगा।
इसी से लास्ट राशि की बात करते हैं, जिनकी राशि मीन है और जो वेट कर रहे थे कि मेरी राशि कब आएगी। जी तो हाँ। मीन राशि वालों के लिए क्या तो होने वाला है? मीन राशि का स्वामी गुरु है, और अभी जो गुरु जो हैं मीन राशि से चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। गुरु खुद जो है चतुर्थ में चल रहे हैं और साथ में उसके शुक्र भी है, शंख योग बना हुआ है, तो ये बड़ा भारी प्लस पॉइंट होगा। छठे घर में सूर्य और और केतु आए हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। शत्रु स्थान है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तकलीफ दे जाएगा। जैसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का स्थान है, तो इस दौरान ना तो कोई किसी को पैसा दे, उधार किसी को ना दे, ना ही इस दौरान कोई बड़ा लोन ले लें इस पीरियड में, नहीं तो वो चुकता करने में दिक्कत होगी। लोन भी नहीं लेना, किसी को पैसा देना भी नहीं है। और छठे घर में आया है, आप बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाइए संडे के दिन। 4 संडे आएंगे, चारों संडे में खिला दीजिए, इससे ये रुकावट दूर होगी। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा, सिर्फ एक, वो आप संडे के दिन खड्डा खोद के सुनसान जगह में उसको जमीन में दबा दीजिए। ओके। इतने से राहत आ जाएगी। बाकी मीन वालों के सिर के ऊपर शनिदेव जी हैं, लेकिन उनका राशिपति बहुत बढ़िया बैठा है, और चूंकि अभी शनिदेव जी रिट्रोग्रेड हैं, तो उनको भी उससे भी थोड़ी राहत आ जाएगी, और ये उपाय से भी राहत आ जाएगी। वरना जो है छठे में बैठा सूर्य और केतु उनको कुछ समस्या दे सकता है, पर ये उपाय से पूरा परिहार हो जाएगा। और इन जनरल सबके लिए जो इसके जो संविधान है कि झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉन वेज एग्स ड्रिंक्स का सेवन मत करें, और सूर्य भगवान को जल देते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें, और इससे लोगों का कल्याण होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं, कौन सी राशियों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का और ये जो युति बन रही है सूर्य और केतु की, बेस्ट है, और कौन सी राशियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, अगर हम कंक्लूड करें? देखिए, प्रॉब्लम ऐसे है, कन्या राशि के लिए ठीक नहीं है, अच्छा। उसके बाद मकर राशि के लिए भी ठीक नहीं है, मीन के लिए भी ठीक नहीं है, उसके अलावा ये बाकी सब के लिए अच्छा है। बाकी सब राशियां जो हैं उनके लिए ये अच्छा है, उपाय करते रहना है, चीजें अच्छी चलेंगी। तो अगर मैं मेरे व्यूअर्स को बताऊं तो कन्या, मकर और मीन, यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसीज, इनको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जी जो हाँ। सर ने रेमेडीज़ बताई हैं आप वो सब ज़रूर कीजिए, सारी राशियाँ कीजिए पर ये तीनों तो ज़रूर कीजिए। तो सर आज इस गोचर के लिए जो आपने रेमेडीज़ बताई, आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स वो फॉलो तो ज़रूर करेंगे। बट सर रेमेडीज़ से मेरा एक ये क्वेश्चन हमेशा रहा है, और आई थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट जिससे मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि आप लाल किताब एक्सपर्ट भी हैं। रेमेडीज़ कौन से प्लैनेट्स की एक्चुअली करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी कुंडली में प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है स्वयं राशि में है, उच्च का बैठा है, अच्छी डिग्री है, शुभ एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे घर में बैठा है, मतलब ओवरऑल कंडीशन अच्छी है, बुरा प्रभाव नहीं दे रहा आपको लाइफ में, फिर भी वो उसकी रेमेडीज करते रहते हैं, फिर भी वो दान कर देते हैं उस प्लैनेट का। तो किस हद तक सही है एक अच्छे प्लैनेट की जो कि अच्छा खासा आपकी कुंडली में बैठा है, उसका आप दान कर रहे हैं जाके और रेमेडीज कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, बड़ा सटीक है और लोगों के लिए बहुत काम का है। जी। जो प्लेनेट आपके बहुत अच्छे हैं कुंडली में, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, और ऐसे भावों में बैठे हैं जहां से वो आपको बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। जी। जैसे गुरु लगन में बैठा है, दूसरे में बैठा है, पंचम में है, नवम भाव में है, एकादश द्वादश में है, तो ये बड़े शुभ फल देते हैं। तो अब आपका गुरु मान लीजिए अपनी राशि का है या उच्च राशि कर्क का है, और आपने गुरु की वस्तुओं का दान देना शुरू कर दिया, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, सोना। पिछले ज़माने में लोग स्वर्ण दान किया करते थे, आज तो ये असंभव सा हो गया है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको जो उसके प्रभाव अच्छे मिलने थे वो आपने दूसरों में बांट दिए, तो आपको जो वो प्रभाव देगा, मान लीजिए आपको 100 यूनिट बेनिफिट देना था, आपने दूसरों में बांटा, 50 यूनिट तो बट गया, अब आपके लिए बचे सिर्फ 50 यूनिट, यानी आपको पूरा उसका फायदा मिला ही नहीं। तो आपकी जो प्लेनेट अच्छे हैं, आपको अच्छा फल देने वाले हैं, उनकी चीज़ों का गिफ्ट या दान बिल्कुल मत दीजिए।
सर यहाँ से एक मेरा बहुत ही वैलिड क्वेश्चन ये आता है, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स का भी होगा, कि अगर मैं दान अच्छे इंटेंशन से कर रहा हूँ, मैंने तो एक अच्छे थॉट से किया कि किसी का भला हो, इसको ज़रूरत है, मैंने इसलिए उसे दान किया, किसी नीडी को कोई चीज़ दी, तो वहाँ पे मैं प्लैनेट के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा, वहाँ मैं एज अ गुड ह्यूमन बीइंग काइंडनेस से किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो वहाँ कैसे प्लैनेट बिगड़ सकता है? क्योंकि मेरा इंटेंशन तो अच्छा था और यूनिवर्स में तो मैं अच्छी एनर्जी दे रहा हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ कि आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हमें ऐसा करना भी चाहिए। पर जब हम एयर ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं कोई भी इमरजेंसी हो तो पहले अपना मास्क लगा लेना, फिर दूसरे की मदद करना। इसका मतलब पहले अपने आप को सेव करना है। तो अगर आपकी इंटेंशन है आपको उसको खाना पीना देने की, तो आप ये चीजें देख लीजिए कि ग्रह के हिसाब से कौन सी नहीं देनी है। बाकी बहुत सी चीजें जो आप दे सकते हैं, 9 के 9 ग्रह किसी के अच्छे होते नहीं है जी। तो आप ऐसी चीजों का दीजिए जिसमें जो है आपके वो अच्छे ग्रह प्रभावित ना हो, वरना आप उसकी कीमत खुद चुकाएंगे। लाल किताब साफ ये कहती है कि आपके कर्म फल हैं वो आपको भुगतने हैं, और कोई उच्च कोटि का साधु संत सन्यासी अगर उन कर्मों में छेड़छाड़ करते यानी आपके कर्म फल काटता है, तो उसको उसकी कीमत अपने कर्मों से चुकानी होगी। और मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं छोटा था 10-12 साल का, तो हमारे शहर में निरंकारी बाबा का संत समागम हुआ। तो बाल सुलभ स्वभाव था, हम उसमें गए और आगे आगे खड़े हो गए। बाबा जी आए, एकदम वाइट ड्रेस थी पूरी की पूरी, जैसे पगड़ी से लेके नीचे तक, और क्या सौम्य और क्या दिव्य चेहरा था उनका। वो स्टेज पे आए हैं और हम कई बच्चे गए थे सुनने के लिए। हम लोगों ने आगे तो वीआईपी जैसे बैठते हम साइड साइड में खड़े थे, पर खड़े बिल्कुल पास में थे। उनकी जो वाणी शुरू हुई, सबसे पहले उन्होंने कहा, यदि आप ये समझते हैं, पंजाबी बोलते थे लेकिन उसकी हिंदी करके कह रहा हूं, जे तुसी समझदे हो कि भगवान राम ते कृष्ण तुहानू पार लगा देंगे, तो तुसी गलत सोचदे हो। जे तुसी समझदे हो बाबा जी दे कोल आ गए हैं, बाबा जी सानू पार ला देंगे, तुसी गलत सोचदे हो। तुहानू पार लाणगे सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे कर्म, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म आपको पार लगाएंगे। तो आपके कर्मों के फल के हिसाब से आपको ग्रह मिले हुए हैं, और जो अच्छा मिला है उसमें से भी आपने बांट दिया, तो भाई आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़े बड़े संत भी कितना भी उसका भगत हो, उसके कर्मों में हाथ नहीं डालते हैं, उसको राह दिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं वो संकट से आगे निकल जाए, उसके संकट अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो ये भेद है। और जो ग्रह आपका अच्छा नहीं है, आपके बुरे प्रभाव देगा आपको, उस ग्रह को अपने से दूर करो ना। दूर करो यानी उसकी चीजों का दान दो। जैसे हम शनि के लिए बताते हैं, लोहे की चीजें हैं, काली उड़द है, काले कपड़े हैं, कुल्थी है, तिल है काले, तो इस तरह की चीजों का दान देना है। आपका गुरु खराब है तो आप चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले ये फूल फल आप दान करें। आपका शुक्र खराब है, मैंने कईयों को गाय दान के लिए बोला, गाय दान की, उनके शुक्र के जो नेगेटिव प्रभाव थे वो दूर हो गए, गाय का दान कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अच्छे ग्रह हैं, हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है हेल्प करने की, पर हम ये देख लें कि इन चीज़ों को ना दें, कुछ और उसका सब्स्टिट्यूट दे दें। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये कहना सही होगा कि हमें वीक प्लैनेट को स्ट्रांग नहीं करना है। मान लीजिए कोई नीच प्लैनेट है, उसको हमें स्ट्रांग नहीं करना है, हमें नहीं करना। स्ट्रांग प्लैनेट को स्ट्रांग करना है, और जो वीक प्लैनेट है उसकी रेमेडीज करनी है, उसका दान करना जी है। हाँ, जैसे हम रतन पहनते हैं, हाँ। तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इनके रतन नहीं पहने जाते, 11th के भी नहीं पहने जाते। अगर स्ट्रांग इनको स्ट्रांग कर लिया तो ये आपको जो है नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अच्छा, ये जो है ना त्रिक, 3, 6, 8, 11 और 12,
अब 12 तो व्यय का भाव है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, पता लगा आपकी कमाई तो 1 रुपया, खर्चा 100 रुपया हो रहा है, कर्जा चढ़ गया। 11वें को कर लिया, हालांकि लाभ स्थान कहलाता है, लेकिन ये भी रिक्ता स्थान कहलाता है। तीसरा, छठा, 11वां रिक्ता, तो इनका बड़ा ध्यान रखना है। तो रतन भी हमने वही पहनने हैं जो प्लेनेट हमारे फेवरेबल हैं, जो स्ट्रांग है उनको स्ट्रांग करना है। अगर वीक को स्ट्रांग करेंगे तो और स्ट्रांग होके वो और नेगेटिव अफेक्ट देंगे। अष्टमेश है वो तो मारेगा, द्वादशेश है वो खर्चा कराएगा, तृतीयेश और षष्ठेश, छठे को स्ट्रांग कर लिया, पता लगा आपके शत्रु बढ़ा लिया, आपने लोन बढ़ा लिया अपने पे। सर लेकिन मान लीजिए कि जो आपने ये त्रिक भावों की बात की, 3rd, 6th, 8th, 11th और 12th, अगर ये हाउसेस अच्छे हैं किसी की कुंडली में, अच्छे प्लैनेट्स कंफर्टेबल राशिज में बैठे हैं, और अगर फिर ये इनको स्ट्रांग करते हैं तो क्या फिर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे? जी हाँ, क्योंकि इनकी लॉर्डशिप किसकी है? हाँ, लॉर्डशिप किसकी है? और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कई लोगों के वीजा में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो 12th हाउस जो है फॉरेन का है। उस मोमेंट पे उस पर्पस के लिए हमने कहा भाई कुछ दिन के लिए इसका जो है जेम पहन लो और कोशिश करो, इसके मंत्रों का जाप करो, और जैसे ही वीजा लग जाए इसको उतार देना, तो लोगों के काम हो गए। अच्छा। वो एकदम फोकस्ड हमने उस पर्पस के लिए लिया। मान लीजिए 3 महीने में उसका काम हो गया, वीजा लग गया, अब उसको उतार दो। हाँ, उसका पर्पस पूरा हो गया। लेते हैं उसका बेनिफिट लेते हैं, पर वो बिल्कुल फोकस्ड लेते हैं। हाँ। सर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा है और उसने किसी दूसरे ग्रह का रत्न पहना है, तो वो जो अच्छा ग्रह है वो कुछ ऐसा करवाएगा कि वो जो दूसरा रत्न है जब उसका टाइम पूरा होगा अपने आप चला जाएगा उसकी लाइफ से या खो जाएगा। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका है जानने का कि कैसे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, वो रतन क्रैक हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा हो गया, क्रैक हो गया, आपको उतारना होगा। या अंगूठी है, स्लिप हो जाती है, अपने आप चेन है, पता किसी ने स्नैचिंग कर दी या कहीं वो खुल गई, गिर गई, पता ही नहीं लगता। ये होता है, मैंने देखा है। सोना खो जाता है, यह अंगूठी खो जाती है, हाथ से निकल जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि हाँ, कुछ नेचुरल आपको जो है स्पोर्ट आ जाती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको जो है निकाल। ठीक है, नेचर अपने आप एक्शन लेती है। बिल्कुल, आई एग्री एंड आई एम श्योर कि आज जो आपने रेमेडीज बताई उनसे ये जो युति होने वाली है हमारे दर्शकों को राहत मिलेगी वो रेमेडीज करने से। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और लोगों को इससे लाभ हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। यस, बिल्कुल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी कौन सी राशि है और आपके लिए गोचर क्या लेकर आने वाला है, आपने क्या समझा आज के इस पॉडकास्ट से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।